हेलो नमस्कार टू एवरीवन। वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। डिस्कस करेंगे ताजमहल की सच्चाई क्या है, और जैसा कुछ लोगों का मानना है कि ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है या तेजो महल्य है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कितनी सच्चाई है, दोनों पक्षों का क्या कहना है, दोनों के पास क्या फैक्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करेंगे हम ताजमहल के बारे में। और जैसा कि हमें मालूम है, ताजमहल जो है दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, यानी 7 अजूबों में से एक है ये बिल्डिंग। तो बात करेंगे इससे जुड़ी हुई तमाम स्टोरीज़ के बारे में भी, चाहे इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हों या फिर इसके ब्यूटी से जुड़ी हुई हों। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी छानेंगे, उन पर भी नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो कि हिंदुस्तान में आए फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 19th और 20th सेंचुरी, उन सब ने क्या क्या कहा है। प्लस हमारे देश के जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, यानी जो हमारे खुद के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ताजमहल को कैसे देखा है। प्लस कुछ रीसेंट स्टडीज़ को भी हम देखेंगे, वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे ताजमहल के बारे में क्या कहा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँगा। इस पूरे वीडियो में मैं कोई जजमेंट या कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट्स में है। क्यों कोर्ट्स कहा मैंने? क्योंकि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कई पिटिशन्स पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पड़ी हुई है। तो क्योंकि ये कोर्ट में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं। हाँ, मैं सिर्फ इतना काम करूँगा कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँगा, जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स पेश करूँगा कि दोनों पार्टीज़ का क्या कहना है। दोनों पार्टीज़ कौन? एक वो जो ताजमहल को ताजमहल मानते हैं, जैसा हमें शुरू से स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया कि शाहजहाँ ने बनवाया, मुमताज़ महल के लिए बनवाया, ये सारी चीज़ें। और प्लस जो दूसरा पक्ष है जिसका ये कहना है कि नहीं, ये ताजमहल नहीं था, ये पहले से खड़ी हुई कोई बिल्डिंग थी जिसको अक्वायर कर लिया गया और बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं शिव मंदिर था या जो भी था। उन सारी चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। एंड एट लास्ट इट विल बी कम्प्लीटली अप टू यू। आप क्या तय करते हैं, वो ताजमहल है, तेजो महल है या कुछ और? दिस विल बी कम्प्लीटली योर पर्सनल डिसीजन। तो इस पूरे वीडियो में 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, जिनको मैं प्रोज एंड कॉन्स कहूँगा। प्रोज उनको कहूँगा जो कि ताजमहल के पक्ष में है, यानी जैसा हमें शुरू से पढ़ाया गया, लिखाया गया कि ये ताजमहल है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, वगैरह वगैरह। और जो दूसरी पार्टी है उसको हम कहेंगे कॉन्स, यानी जो क्रांतिकारी लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये तेजो महल है या फिर शिवा टेम्पल है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दोनों का क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों के क्या फैक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंस के बारे में, यानी हमारे पास कौन से हिस्टोरिकल प्रूफ हैं इस बात को साबित करने के लिए, कौन से ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो ये बात प्रूफ कर सकें कि ताजमहल वही है जैसा हमें बताया गया है, जैसा हम जानते हैं। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल प्रूफ मौजूद नहीं है जो कि ताजमहल की एग्जैक्ट गवाही दे रहा हो। यानी ना तो शाहजहाँ के कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने कमीशन किया हो, जिसमें उन्होंने ताजमहल से रिलेटेड कुछ बातें कही हों। कौन सी बातें? फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने वर्कर्स को लगाया गया था काम करने के लिए, यानी कितने मज़दूरों ने मिलकर ताजमहल को बनाया था, है ना। और इसके ज़िम्मेदारी किसको दी गई थी, यानी जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, भाई शाहजहाँ ने ऑर्डर किया होगा कि ऐसी ऐसी एक बिल्डिंग बननी है, उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार होगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ होगा कि कैसे काम करना है, कब कब क्या क्या करना है, कितना पैसा चाहिए होगा, कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, प्लस और कितने रिसोर्सेज लगेंगे। क्यों? क्योंकि मार्बल वहाँ मिलता नहीं है, मार्बल बाहर से लाना था। तो ये सारी चीज़ें, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिर बात करें इसके आर्किटेक्ट की, तो इसके आर्किटेक्ट की कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। जो हमें पढ़ाया गया है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ये आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, तो उस्ताद अहमद लाहौरी का कहीं भी जिक्र नहीं है। मैं इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। ये मतलब बताया है कॉन्स ने, यानी जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने। तो उन्होंने इस बात के प्रूफ दिए हैं कि उस्ताद अहमद लाहौरी
वाकई में कोई शख्स था या नहीं था, इस बात की हमारे पास जानकारी नहीं है। इस बात का प्रूफ क्या मिला है, औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, तो बीबी का मकबरा बनवाने के लिए एक आदमी को अपॉइंट किया उन्होंने, उसको प्रॉपर जैसे आज के समय में परमिट दिया जाता है, लाइसेंस इशू किया जाता है, वैसे उस समय औरंगज़ेब ने उस आदमी को परमिट किया। उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब में उसने बोला कि उसके जो फादर हैं वो उन्होंने मतलब वो मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, ऐसा उस लड़के ने अपनी किताब में कहा है। और उसने अपने फादर का नाम भी बताया है। क्या उसने कहा है कि मेरे पिताजी अहमद वही मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। अब क्योंकि अहमद नाम केवल मिला है तो अहमद के आगे उस्ताद लगा, उस्ताद इस्तेमाल किया जाता था जो भी एक्सपर्ट होते थे जिस फील्ड में। तो क्योंकि यहाँ आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उस्ताद इस्तेमाल हुआ है आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस्ताद अहमद। अब लाहौरी क्यों लगा? लाहौरी इसलिए क्योंकि वो लड़का जिसको उस बीबी के मकबरे की जिम्मेदारी दी गई थी उसको बनाने के लिए, वो लाहौर का रहने वाला था, तो इसलिए उस्ताद, फिर अहमद और उसके बाद क्या लग गया, लाहौरी। और ये ऑफिशियल है, आप चेक कर सकते हैं। इस बात का कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि कौन था मेन आर्किटेक्ट ताजमहल का। और इसके बाद हाउ मच टाइम इट टुक, अलग अलग हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस प्रोज में हैं यानी जो ताजमहल के समर्थन में हैं, वो लोग भी एक मत होकर ये नहीं बता पाते हैं कि कितने समय में ताजमहल को बनाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल में बना, कुछ लोगों का कहना है 18 साल में बना, कुछ कहते हैं 20 साल में बना, कुछ कहते हैं 25 साल में, वगैरह वगैरह। आप ब्रिटिशर्स का देखेंगे, जो फॉरेन विजिटर्स आए या जो फॉरेन आर्किटेक्ट्स आए, तो उनका सबका अलग ड्यूरेशन है। कोई कहता है कि 10 साल में बना, कोई कहता है 20 साल में बना, यानी कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारे पास आज की डेट में मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं ताजमहल के नाम के बारे में। ये नाम कहाँ से आया, ये नाम किसने दिया, तो इस बात का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। शाहजहाँ के टाइम का या औरंगज़ेब के टाइम का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इस इमारत को, इस बिल्डिंग को ताजमहल कहा गया है। तो ये नाम कहाँ से आया? जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये नाम कॉइन किया। अब अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि इंडियन हिस्टोरियन ने ये नाम दिया या फिर किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने। अलग अलग जगह अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोई ब्रिटिश आर्किटेक्ट था या कोई ब्रिटिश विजिटर था, उसने नाम दिया। फिर कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये नाम दिया। तो अभी तक ये तय नहीं है कि ताजमहल नाम कहाँ से आया। अब बात करते हैं ताजमहल नाम का मतलब क्या होता है। तो महल, सबसे पहले बता दूं, महल का मतलब है प्लेस, आप सब जानते ही होंगे। तो महल का मतलब है प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए या किसी एक पर्टिकुलर इमारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद ताज, तो ताज को मोस्टली रिलेट किया जाता है क्राउन से, कि ताज का मतलब है क्राउन, राइट। अब बात करते हैं मुमताज़ की। तो जो प्रोज हिस्टोरियन है यानी जो ताजमहल के समर्थन में, उनका कहना है कि ताजमहल नाम सिंस इट वाज डेडिकेटेड टू मुमताज़ बेगम, तो उन्हीं के नाम से ताजमहल बना। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ताज और ताज दोनों में डिफरेंस है। जो उनके नाम में यानी मुमताज़ बेगम के नाम में जो लास्ट में है दैट इज़ ज़ा, यानी जा के साथ नुख्ता, दैट मेक्स ज़, मुमताज़। और हम क्या इस्तेमाल करते हैं इस बिल्डिंग के लिए? ताज, जा। तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब बात करते हैं मुमताज़ के ही नाम की। तो इनका बचपन का नाम था मुनव्वरा और इनका जो ऑफिशियल नेम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। फिर उसके बाद हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है, शाहजहाँ ने कभी नहीं कहा, हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि शाहजहाँ जो हैं वो अर्जुमंद बानो बेगम को प्यार से, क्योंकि वो उनकी स्पेशल वाइफ थी, उनके लिए स्पेशल फीलिंग थी, तो इसलिए उनको प्यार से वो मुमताज़ कहा करते थे। मुमताज़ का मतलब होता है कुछ समथिंग वेरी प्रेशियस, है ना, बहुत एक्सपेंसिव जो ऐसा कुछ हो, बहुत स्पेशल हो, ऐसा कुछ। तो अब ताज की रिलेवेंसी ना तो अर्जुमंद बानो बेगम से है और ना ही मुमताज़ नाम से है। तो ये कहना है कॉन्स का। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको प्रोज के और कॉन्स के दे रहा हूँ, इसमें मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है, ये आपको तय करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ताजमहल के अंदर आखिर है क्या। तो जैसा हम सब जानते हैं कि मुमताज़ महल की कब्र अंदर है।
तो मुमताज़ महल की डेथ कब हुई? ये डेथ हुई थी इनकी 17 जून 1631 में, यानी 1631 को। कहाँ हुई थी? बुरहानपुर एक छोटी सी जगह है मध्य प्रदेश में, जो कि आगरा से कुछ 200-250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ओरिजिनली वहाँ के जो, यानी बुरहानपुर के जो लोकल्स हैं, उनका ये मानना है कि मुमताज़ महल को डेथ के बाद वहीं दफनाया गया था और आज भी उनके बॉडी रिमेन्स वहीं पर हैं, जिसे अहू खाना के नाम से जाना जाता है। यानी उनकी जो कब्र है, ओरिजिनल जो कब्र है, उसे अहू खाना कहते हैं। बट हिस्टोरियंस का कहना है कि उनकी डेथ के कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ महीनों के बाद, उनके जो बॉडी रिमेन्स हैं उनको निकाल कर आगरा ले जाया गया। और क्योंकि ताजमहल उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसके सामने दफनाया गया और लेटर ऑन उसको जो है बिल्डिंग में अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब इस सब में एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि 1631 में जब मुमताज़ महल की डेथ हुई, तो हिस्टोरियंस का कहना है कि शाहजहां जो है पूरी तरीके से टूट गया। उन्होंने 1.5-2 साल के लिए राजपाट त्याग दिया। तो जब राजपाट त्याग दिया, तो इसका मतलब है कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं उस समय। क्यों? कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है। उस समय इस बिल्डिंग को कमीशन भी नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रोज जो हिस्टोरियंस हैं, वही लोग ये क्लेम करते हैं कि मुमताज़ की डेथ के 1.5 से 2 साल के बाद, जब शाहजहां वापस कोर्ट में आए, जब राजपाट देखना शुरू किया उन्होंने, तब उन्होंने इस चीज़ को प्लान किया। ताजमहल की जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत हुई 1632 से 1633 के आसपास से, यानी 1.5-2 साल के बाद। अब इसके कमीशन में एक 2-4 लोगों को असाइन किया गया होगा, फिर उसके बाद कई सारे डिज़ाइंस मंगवाए गए होंगे, फिर उनमें से एक डिज़ाइन फाइनल किया गया होगा, उसके बाद उसको कमीशन किया जाना कि ये कैसे बनेगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होना, ज़मीन तय करना, इन सारी चीज़ों में समय लगता है। और आज की तरह तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर लगाया और जल्दी से कर लिया। उस समय और ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती थी, और ज़्यादा टाइम चाहिए होता था, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते थे, तो ऑब्वियसली उसमें जो है टाइम लगा। तो यहाँ पर प्रोज जो हिस्टोरियंस हैं, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं अपने सारे क्लेम्स को। और इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि मान लेते हैं कि अंदर मुमताज़ महल की ही टोम्ब है, तो अब बात करते हैं कि आखिर है क्या। तो इसमें जो कौन से हिस्टोरियंस हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला क्लेम ये है कि इस्लाम में जो भी पर्सन जिसकी डेथ होती है, उसको मिट्टी में दफनाया जाता है। अब मिट्टी में दफनाने का मतलब है ज़मीन से उसका कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कब्र हम देख रहे हैं, ये जो फ़ोटो सामने स्क्रीन पर है, जिसको बोला जाता है कि मुमताज़ और बगल में शाहजहां, तो इनकी ये जो कब्र है, ये फ्लोर पर हैं, यानी ये ज़मीन पर नहीं है। इसके नीचे 3 फ्लोर और हैं, यानी ये 4th फ्लोर है। ये है कौन से हिस्टोरियंस का कहना, और ये करेक्ट भी है। वीडियो में मैं आपको आगे फ़ोटोज़ दिखाऊंगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौन से हिस्टोरियंस सामने रखते हैं सबके। जैसे ये ऊपर आप कलश टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है इस्लाम में। दूर दूर तक इस बात से, इस कलश से और उसके ऊपर उससे जो पानी गिरने की व्यवस्था है, इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है इस्लाम का, दूर दूर तक। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कौन्स के, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब हम जानते हैं कहाँ। हिंदुज़म में इसका कॉन्सेप्ट है, वो भी शिवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि शिवलिंग का लगातार जो है जलाभिषेक होता रहे। फिर इसके बाद और भी कुछ लॉजिक हैं जो कौन से हिस्टोरियंस प्रेजेंट करते हैं। कौन से हैं वो लॉजिक, इस फोटो में थोड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं। कैसे? कौन से हिस्टोरियंस का कहना है कि पहली जो कब्र है, जिसे क्लेम किया जाता है कि ये मुमताज़ महल की कब्र है, ये प्लान्ड थी। लेकिन ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, जिसे क्लेम किया जाता है कि ये शाहजहां बगल में है, तो ये अनप्लैंड है। तो ये प्लैंड और अनप्लैंड का क्या लॉजिक है, ये मैं पहले आपको समझाता हूँ। कैसे देखा जाए, तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये जो पहला स्ट्रक्चर है जिसमें क्लेम किया जाता है कि मुमताज़ महल है, तो इसमें फ्लावर्स का डिज़ाइन देखिए और इसमें डिज़ाइन देखिए। तो ये दोनों जो कब्र हैं, दोनों में ही डिज़ाइन अलग है, प्लस दोनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। इसकी जो हाइट है, ये मुमताज़ महल जिसमें है, इसकी हाइट कम है, और शाहजहां की जो कब्र है, इसकी हाइट ज़्यादा है। अब इसमें प्रोज हिस्टोरियंस का कहना है कि भाई वो राजा थे, तो इसलिए उनकी कब्र बड़ी है, ठीक है। और उसके बाद वो मुमताज़ महल, वो ऑब्वियसली रानी थी उनकी सबसे पसंदीदा, लेकिन क्योंकि वो राजा हैं तो उनका प्लेस अपने आप में सबसे ज़्यादा है।
अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि केवल राजा और रानी का फ़र्क था, उसके बाद भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कौन से हैं वो डिफरेंस? तो ये नीचे फ्लोर पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जो कब्र बनी है जिसको बोला जाता है कि मुमताज़ महल थी, तो ये इसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्लेम किया जाता है कि शाहजहाँ लेटे हुए हैं, तो इसमें ये बॉर्डर एब्सेंट है। तो ये बताता है कि ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये बस बना दिया गया है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। तो ये जो बॉर्डर वाला मैंने पॉइंट आपको दिया, इसको आप क्लियरली इस फोटो में देख सकते हैं कि ये शाहजहाँ की कब्र है। ये पहले का देखिए फ्लोर डिज़ाइन बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ाकर बना दिया गया है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अभी मैं इसी जगह का एक फ़ोटो आपको और दिखाता हूँ जिसमें पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ा बैड क्वालिटी है, उसके लिए क्षमा, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। 2 दरवाजे हैं सामने, इसको अगर हम जैसे मान लें नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसके बाद एक एंट्रेंस ये है, एक एंट्रेंस ये है, तो सामने ये एक कब्र पड़ रही है। तो ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है, एकदम सेंटर में है, यानी ये प्लान था। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑल ऑफ सडन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब इसमें प्रोज हिस्टोरियंस है, उनका कहना है कि शाहजहाँ ने जो है ये प्लान नहीं किया था कि उनको दफनाया जाएगा। बाद में उनकी मौत के बाद ये तय हुआ कि इनको यहीं दफनाया जाए। अगेन, अगर दोनों को यहाँ दफनाया गया है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को ही मिट्टी में दफनाया जाना चाहिए था। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कॉन्स के। फिर इसके बाद कॉन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये जो चैम्बर बनाया गया है, जो इनके लिए जो छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर हम मान लें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके अलावा ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, फिर इसके बाद ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ऑलराइट, फिर इसके बाद ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह करके 8 डायरेक्शन हो गए और ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद ये है साउथ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन तो ये हो गई। फिर इसके बाद कौन से हिस्टोरियंस का कहना है कि 10 दिशाएं हिंदू धर्म में इस्तेमाल होती हैं। कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी अनुष्ठान होगा, तो वहाँ पर 10 दिशाओं का कॉन्सेप्ट है, हमेशा उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो 10 दिशाएं ये कौन कौन सी होती हैं? 8 ये जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा एक ऊपर और एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं होती हैं। तो इन्हीं सब के बेसिस पे कौन से स्टूडेंट्स का कहना है कि ये ओरिजिनली ये जो प्लेस है ये बनाया गया था शिवलिंग के लिए, और जहाँ पर ये पहली कब्र दिख रही यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था, और ये जो कलश टाइप स्ट्रक्चर है ये उसी शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए था, और ये सारा स्ट्रक्चर बाद में कब्जा करके बनाया गया है। तो अगेन ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों पक्षों के हैं, अभी तक कोई भी अपनी बात को साबित नहीं कर पाया। दोनों लोग बस केवल अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब इसमें से क्या मानना है आपको, क्या नहीं मानना है, इट्स अप टू यू। अब ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इस समय, ये भी कौन सी प्रेजेंट करते हैं। उनका क्या कहना है कि ताजमहल के चारों तरफ आप देखेंगे बाहर और अंदर भी कुछ जगहों पर ऐसे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये फूल के कुछ पौधे हैं जो जगह जगह पर अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ये भी ताजमहल के ही डिज़ाइन है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है एग्जैक्टली कि फूल जो है वो हम क्लियरली देख सकते हैं, फूल और ये पत्ते हैं और ये बड है यानी कली। तो ये सारे डिस्टिंक्शन जो है ये हम देख सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये पत्थरों को काट कर ही उसमें जो है रंगीन पत्थर भरे जाते हैं। इस टेक्निक को पियत्रादूरा इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे पच्चीकारी कहते हैं। अब कॉन्स का पॉइंट इसमें क्या है? कॉन्स का पॉइंट ये है, सामने आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है ये आप खुद तय कर सकते हैं। कॉन्स का क्या कहना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, वो इस पर सवाल उठाते हैं कि इस फूल का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही क्यों है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको बनाकर एग्जैक्टली अभी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, खुद आपके सामने है एकदम। तो कॉन्स का कहना है कि ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो उनका कहना है ये स्ट्रक्चर क्यों ओम जैसा ही नज़र आता है। यानी अगर फूल ही बनाना था तो वो कुछ भी बना सकते थे। बहुत सारे फूल अलग अलग तरह के ताजमहल पर अलग अलग जगहों पर बने हैं, बट यही एग्जैक्टली क्यों बनाया गया?
क्यों धतूरा बनाया गया, है ना। धतूरा कैसे, ये आप देख सकते हैं, ये जो धतूरे का पौधा है प्लस उसका जो फूल का फ़ोटो है वो सामने आपको दिख रहा है, तो इसका रिजेम्बलेंस इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन्स का कहना है कि क्यों यही डिज़ाइन सेलेक्ट किया गया, और वैसे भी मस्जिद में इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल है। पूरे इस्लाम में कहीं भी धतूरे का कोई इस्तेमाल नहीं है और ना ही ओम की कोई रिलेवेंसी है इस्लाम में, तो इस चीज़ को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था ओरिजिनली, अगर ये ताजमहल शाहजहाँ ने ही बनवाया था तो। खैर, ऐसा कहना है कौन्स का। अब बात करते हैं डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, यानी ये बिल्डिंग कब बनकर तैयार हुई, या हम कहें कि कितने दिन में ये बिल्डिंग बन गई। तो इस रिगार्डिंग भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों पक्षों के। प्रोज हिस्टोरियंस वो अपने आप में ही कई ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, वो अभी तक तय नहीं कर पाए कि बिल्डिंग कब बनी। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट दे देते हैं कॉन्स। क्यों, उनका कहना है कि जो प्रोज हैं, जो ये मानते हैं कि भाई ताजमहल है, तो ये कैसे मुमकिन था कि इतना बड़ा राजा इतने बड़े स्केल पर कोई काम करवा रहा था और उसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसीलिए कोई डेट नहीं है एग्जैक्ट। इसीलिए जो प्रोज हिस्टोरियंस हैं वो कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाते हैं। क्यों, जैसा हमने अभी वीडियो में देखा कि मुमताज़ की डेथ हुई थी 1631 में। अब इसके 1.5 से 2 साल के बाद उन्होंने काम शुरू किया शाहजहाँ ने, तो यानी 2 साल मान लेते हैं, यानी 1633 में अब हम आ चुके हैं। अब 1633 जून हम मान के चल रहे हैं एग्जैक्ट। तो 1633 में शाहजहाँ ने बुलाए होंगे मैप्स वगैरह, बहुत सारे आर्किटेक्ट बुलाए होंगे। फिर उसके बाद इन सब प्रोसेस में, इस सब को फाइनलाइज करने में हम मान लेते हैं कम से कम 1 साल का समय लगा होगा। तो यानी ये हो गया तब तक 1634। ऑलराइट, अब हमने मान लिया कि 1634 से काम शुरू हुआ। अब टोटल ड्यूरेशन इस बिल्डिंग को कितना बना, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि 18 साल लगे, कुछ कहते हैं 20 साल लगे, कुछ कहते हैं 22 साल लगे, कोई 24 कहता है। हम एवरेज मान लेते हैं, मान लिया 20 साल लगा। तो 20 साल के हिसाब से इस बिल्डिंग को बनकर तैयार हो जाना चाहिए 1654 में। लेकिन अब जो प्रोज हिस्टोरियंस हैं वो फिर से यहाँ मात खा जाते हैं। अब वो फिर 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ का कहना है कि 1652 में बन गई थी और कुछ का कहना है कि बिल्डिंग फाइनली कंप्लीट हुई 1653 में। तो अगेन यहाँ पर फिर से मिसमैच है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कौन से हिस्टोरियंस। उनका ये कहना है कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन या टाइम पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ भी फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग पहले से बनी तैयार थी, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ ऑल्टरेशंस किए गए, बट ओरिजिनली ये बिल्डिंग कुछ और थी और पहले से बनी हुई थी। तो इस बात के अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत है नहीं। प्लस इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कितने मजदूर लगे, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। कौन से हिस्टोरियंस का कहना है कि शाहजहाँ ने और भी काम करवाए, जैसे दिल्ली में लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, इन चीज़ों का पूरा रिकॉर्ड है, बट ताजमहल का ही अकेले क्यों नहीं है। तो इसलिए इस पर ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं। अब कौन से हिस्टोरियंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। उनका ये कहना है कि एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग को ख़रीदा गया था, और इस बात के जो प्रूफ हैं वो शाहजहाँ के जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेंशन है। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1923 और आई गेस 24 अराउंड ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो पेज नंबर 403 पर उन्होंने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भी दिया है वॉल्यूम 1 में, जिसमें ये कहा गया है कि शाहजहाँ ने, जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उनसे जो है आगरा में एक बहुत ही खूबसूरत इमारत को ख़रीदा है। किस काम के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ बरियल ऑफ मुमताज़। तो ये कौन से हिस्टोरियंस इसको प्रेजेंट करते हैं, और इस बात को जो प्रोज हिस्टोरियंस हैं वो नकारते तो हैं, बट लॉजिकली इसको डिफाई नहीं कर पाते हैं। अब कौन्स ने इसके बाद एक और प्रूफ दिया है बहुत बड़ा। उनका ये कहना है कि औरंगज़ेब का एक लेटर है जो कि उसने लिखा था शाहजहाँ को इन 1651, जब वो गवर्नर था। तो उस समय उसने एक लेटर लिखा था शाहजहाँ को, किस बात के लिए? एक बिल्डिंग का, ये उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कॉपी है। तो उसमें औरंगज़ेब का कहना है कि एक बिल्डिंग है आगरा में जिसके 2nd स्टोरी पर कई सारे सीक्रेट रूम्स हैं और जो 7 स्टोरी सीलिंग है। तो उसका जो डोम है वो अलग अलग जगहों से वो पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, पानी आ रहा है, और पानी की वजह से उसमें क्या हो गया, लीकेज। और जो डोम है, ठीक है, उसमें एक क्रैक भी आ गया है,
जो नॉर्दर्न साइड है उस तरफ, यानी उत्तर दिशा में एक उस पूरे डोम में एक क्रैक भी आ चुका है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है औरंगज़ेब, और वो कहता है इसको इमीडिएटली रिपेयर करवाना पड़ेगा। और एट द टाइम वो अपने पैसे से उसने जो है ये रिपेयर का काम शुरू भी करा दिया है। और वो शाहजहाँ, क्योंकि उस समय सुल्तान थे, तो उनसे वो पैसा मांग रहा है कि पैसा कमीशन किया जाए ताकि इसका जो बाकी काम है, छत और डोम, इसको जो है फिर से रिपेयर कराया जाए, मोर्टार से, ईंटा पत्थर जो भी उसमें लगना है। तो इन सारी चीज़ों का ये जो रिकॉर्ड है, तो ये अगेन बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है कि अगर 1651 में ताजमहल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो प्रोज हिस्टोरियंस या जो बाकी जो दूसरा साइड है वो लोग ये कैसे क्लेम करते हैं कि ताजमहल जो है 1654 में बना या 53 में बना, जब भी वो कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही ऑलरेडी औरंगज़ेब क्या कहता है कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसमें लीक हो रहा है, कमज़ोर पड़ रही है। तो यानी काफ़ी सालों पहले ये बिल्डिंग बन चुकी थी। तो अगेन इन सारी चीज़ों का अभी तक कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी के बारे में जिसका नाम था पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी एक फॉरेन ट्रेवलर ट्रेडर था जिसने इंडिया को विज़िट किया था इन 17th सेंचुरी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में उसने ट्रैवल किया था और 1632 में वो आगरा आया था। तो वो अपनी किताब में मेंशन करता है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मार्वलस बिल्डिंग का आगरा में, जिसके चारों ओर बड़े बड़े गार्डन्स हैं और मार्केट लगता है। अब ख़ास बात यह है कि आगरा में आज के समय एक बिल्डिंग है ऐसी जिसके चारों ओर बड़ा सा गार्डन भी है प्लस मार्केट भी है। तो अब इसमें कौन से हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगेन अगर 1632 में ताजमहल जैसी बिल्डिंग जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करना और मुमताज़ को उसमें दफनाना और ये सारी चीज़ें ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? झूठ। और अभी तक जो प्रोज हिस्टोरियंस हैं वो पीटर मुंडी के आर्ग्यूमेंट्स को कहीं से भी एक पॉइंट से भी ज़रा सा भी हिला नहीं पाए हैं, थोड़ा सा भी इसके अगेंस्ट में कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ना कोई प्रूफ सबमिट कर पाए। तो अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब बात करते हैं पिनेकल की। तो पिनेकल होता है जो सेंट्रल डोम है ताजमहल का, उस डोम के ऊपर ये साइन लगा है। ऑलराइट, अब ये क्या है? इसमें इसकी अपनी हिस्ट्री है, इसकी अपनी थ्योरी है। तो इसको बहुत ज़्यादा लोग आज के समय में इसको रिलेट करते हैं इस्लामिक साइन ऑफ क्रिसेंट से। उनका कहना है कि ये जो चांद है, ये चांद दिख रहा है हमें और चांद के ऊपर ये क्या है? ये है तारा। तो बहुत लोग इसको इस्लाम से कोरिलेट कर लेते हैं। बट अगेन अगर इसको थोड़ा तरीके से देखा जाए, थोड़ा एनलार्ज तरीके से देखा जाए, तो ये अल्टीमेटली है क्या? तो ये उसी की थोड़ी जूम्ड फोटो है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्रिसेंट तो है, बट उसके ऊपर क्या है? ये कलश आपको दिख जाएगा, कलश लाइक स्ट्रक्चर। और ये अगेन इसको कैसे आप देखें, कैसे इसको कोरिलेट किया जाए, तो ये हैं आम की सूखी पत्तियां और अगेन उसके ऊपर ये क्या है? नारियल। अब बहुत ही आसान है, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी आदमी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेगा। क्योंकि अभी जैसे इंडिया में नवरात्र मनाया जाता है साल में 2 बार, तो उस नवरात्र में लगभग सारे हिंदू घरों में ये कलश स्थापित किया जाता है कि एक मिट्टी का कलश रहता है, आम के पल्लव रखे जाते हैं और उसी के ऊपर नारियल रखा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पिनेकल जो है, अगर इसको लेकर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कि बस ये मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है कि ये कलश है, तो इसी का एक और रिप्रेजेंटेशन, इसी का रेप्लिका आंगन में रखा हुआ है। यानी जो उसका ओपन कॉरिडोर है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर भी रखा है। तो वहाँ पर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि इस पूरी जो ये थ्योरी है इसमें कोई भी इलॉजिकल बात नहीं है। और इसके बाद मेन चीज़, ये बना किसका है? ये बना है अष्ट धातु का। तो अगेन अष्ट धातु का हिंदुइज्म में क्या रोल है ये हम सबको मालूम है। तो इस समय स्क्रीन पर एक पुरानी फ़ोटो है ताजमहल की जिसको खींचा था स्टीफन नैप ने। स्टीफन नैप के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की है ताजमहल पर। तो ये एक पुरानी फ़ोटो है जिसमें अलग अलग लेवल्स को दिखाया जा रहा है विद अ वेल इनसाइड। अब ये वेल कहाँ है? ताजमहल का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पर ये वेल आज भी मौजूद है, बट इसमें एंट्री अलाउ नहीं है। पहले हुआ करती थी बट अभी नहीं है। इसमें है क्या? तो ख़ास बातें देखने वाली क्या हैं? तो ये जो वेल इनसाइड हम देख रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि ये वेल है? ऊपर ये लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा है, ठीक है।
तो मेन चीज़ क्या है कि ये फ़ोटो खींची गई है 4th लेवल से। अब 4th लेवल कहाँ है ताजमहल में? तो वो लेवल जहाँ से हम एंट्री करते हैं, यानी जहाँ पर जो बोला जाता है कि मुमताज़ और शाहजहाँ को दफनाया गया है, तो वो है 4th लेवल। उसके ऊपर आप देख सकते हैं 3 फ्लोर और नीचे 3 फ्लोर। तो ये नीचे का मैं दिखा दूँ, ये है 1 फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर है और इसके जस्ट नीचे ये 3rd फ्लोर। ऑलराइट, तो 3 फ्लोर नीचे हैं और 3 फ्लोर ऊपर, बीच में 4th लेवल जहाँ से मेन एंट्री होती है। तो टोटल 7 लेवल की ये बिल्डिंग है। अब 7 लेवल की बिल्डिंग बनाने का क्या लॉजिक था? अगर आपको केवल एक किसी पर्सन को दफनाना है ना, नीचे 3 फ्लोर बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ऊपर 3 फ्लोर बनाने का कोई लॉजिक नहीं है इन चीज़ों का। अब कौन से हिस्टोरियंस इसमें क्या कहते हैं कि ये ओरिजिनली मंदिर था, और क्योंकि पहले के समय में होता था कि जितने भी हिंदू स्टेट थे वहाँ पर सारा पैसा, सारी धन दौलत रखी जाती थी। जो भी उस राज्य का ईस्ट होता था, यानी वहाँ का जो मेन देवता है, मेन डीटी, उसके पास सारा ये पैसा रखा जाता था। और ये जो ओपन ब्लॉक्स, जैसे ये तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स बने हैं, अलग अलग फ्लोर हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाजे नहीं हैं, किसी तरह की कोई खिड़की नहीं दिख रही है हमें। तो वो क्यों? वो इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि सपोज़ कभी इन्वेडर्स अगर अटैक करें तो उस समय क्या किया जाए, सारा पैसा यहाँ से थ्रो कर दिया जाए इस वेल में। डायरेक्टली सारा जो धन दौलत है वो सब आ जाएगा इस वेल में, और फॉर द टाइम बीइंग उसको वहीं रहने दिया जाए ताकि वो सेफ रहे, सब कुछ बचा रहे। और उनके जाने के बाद, यानी इन्वेडर्स जब वहाँ से चले जाएं, तब इस पैसे को दोबारा निकाल लिया जाए। तो ऐसे अरेंजमेंट जो है सिर्फ इस ताजमहल में नहीं, और भी बहुत सारे मंदिर थे उनमें ऐसा अरेंजमेंट किया गया था। जैसे सोमनाथ का मंदिर, तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता अरेंजमेंट वहाँ भी था। उसकी स्टोरी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तो अगेन, जो प्रोज हिस्टोरियंस हैं अभी तक इन बातों का खंडन नहीं कर पाए, इन बातों के अगेंस्ट में कोई भी लॉजिकल वैलिड प्रूफ अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो कॉन्स जो है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। उनका ये कहना है कि ताजमहल जो है वो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बना दी गई थी, वो एक मंदिर था। और वो मंदिर कैसे था, तो वो इस रिगार्डिंग कुछ और प्रूफ देते हैं। वो प्रूफ क्या है? वो है इसके डायरेक्शन के रिगार्डिंग। डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से मेन एंट्री होती है लोगों की, ठीक है, और ये ताजमहल के जस्ट पीछे ये है यमुना रिवर। तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं और ये डायरेक्शन है नॉर्थ। तो जैसा ये आप कंपास में देख सकते हैं नीचे, ये रेड जो है दिस इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यानी ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया डायरेक्शन वेस्ट। यानी पब्लिक कहाँ से एंटर करती है? फ्रॉम द साउथ। ऑलराइट। अब कौन का इसमें पॉइंट ये है कि जब लोग यहाँ से साउथ से एंटर करते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये दो क्या हैं? मस्जिदें। ठीक है, तो कौन का कहना है पहली बात कि ये दो मस्जिदें तो ठीक हैं, लेकिन एक जगह पर दो मस्जिदों का लॉजिक नहीं है। एक ही जगह पर दो अलग अलग जगह होती तो पॉसिबल था, बट एक ही सिंगल प्लेस पर दो मस्जिद का कोई लॉजिक नहीं है। फिर उसके बाद उनका एक और पॉइंट है कि दो मस्जिदें हैं लेकिन दोनों में से किसी में भी मीनार नहीं है। तो ये उनका कहना है कि मीनार होनी चाहिए थी, बट मीनार दोनों में से एब्सेंट है। फिर उसके बाद ईस्ट और वेस्ट में ही क्यों बना? अगर मस्जिद बननी थी तो एक बनती, वो भी टूवर्ड्स वेस्ट, जैसा ज़्यादातर जगहों पर होता है, लेकिन ईस्ट में फिर क्यों बनी ये? तो कौन्स का क्या कहना है इसमें? वो कहते हैं कि ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं फ्रॉम ईस्ट, ये मंदिर के साथ ओरिजिनली इसको बनाया गया था। किस लिए? ये जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, अर्घ्य मतलब जल चढ़ाने के लिए। और ये जो मस्जिद है, ये ओरिजिनल ये प्लेस बनाया गया था कि जब सूर्यास्त हो तो उस समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाए। तो इन दोनों समय पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ही इन दोनों की मस्जिदों की रिलेवेंसी है। लेकिन बाद में इसको, जो भी ओरिजिनल प्लेस था उससे बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? मस्जिद में। ऐसा कहना है कौन्स का। प्लस वो एक पॉइंट और बताते हैं कि ये ताजमहल के चारों तरफ ये जो मीनारें हैं, तो उनका कहना है कि ये मीनारें ओरिजिनली नहीं थी। यानी ओरिजिनली ये जो इतना स्ट्रक्चर है, केवल इतना ही स्ट्रक्चर था, बट ये जो मीनारें हैं ये बाद में ऐड कराई गई हैं। अब इस रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस उठे
तो बहुत सारे आर्किटेक्ट तो इस बात को नकार देते हैं, बट प्रोज में भी कुछ आर्किटेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। उनका ये कहना है कि हाँ, मीनार बाद में बनी है, बट उनका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा बाद में नहीं बनी है, इनिशियली ये प्लान नहीं किया गया था, बाद में इसको प्लान किया गया। फिर उनका कहना है कि इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ताज का, इसके चारों तरफ मीनार नहीं थी। मीनार का कॉन्सेप्ट केवल मस्जिदों में होता था अजान देने के लिए, बट इनिशियली ये था नहीं और बाद में इसको जो है इंक्लूड कर लिया गया इसमें। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रोज के ही आर्किटेक्ट जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो मीनार्स हैं वो ओरिजिनली जो इसका ब्लूप्रिंट था, पहला ब्लूप्रिंट ताजमहल का, उसमें थी और इस स्ट्रक्चर के साथ, यानी ये मेन स्ट्रक्चर के साथ साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर बन रही थी। ठीक है, ये लॉजिक है इनका। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अभी तक इसमें से कुछ भी सामने नहीं है। कोर्ट में मामला है, फिर देखते हैं आने वाले समय में कोर्ट क्या डिसीजन देता है। प्लस गवर्नमेंट इसमें एक रोल प्ले कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करती है। जैसे गवर्नमेंट ने नीचे के जो फ्लोर्स हैं उनको बंद कर रखा है, पब्लिक को एंट्री नहीं है, तो ये पब्लिक के लिए ओपन कर देने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बात और है जो कि पब्लिक डोमेन में है और ओपन है। वो बात क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के इस समय लीडर हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट है ऑफिशियली। तो उनका ये कहना है कि ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ताजमहल के चारों तरफ, इसमें सैकड़ों की संख्या में बेल के पेड़ होते थे। बेल यानी जैसा आप जानते हैं कि शिवलिंग पर बेल पत्री चढ़ाया जाता है। तो उनका ये कहना है कि 1987 तक यहाँ पर जो हिंदू औरतें हैं इस आसपास के इस पूरे गार्डन में, तो यहाँ पर हिंदू औरतें आकर, क्योंकि यहाँ सैंक्टम, ये जो मेन बिल्डिंग है इसमें तो एंट्री नहीं थी, बट ये जो गार्डन है यहाँ पर आकर उन जो बेल के पेड़ थे उन पर जल चढ़ाती थी। बट 1987 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को मना कर दिया, उसके बाद ये एंट्री बैन हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे टॉपिक को अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो उन सब का क्या कारण है, उन सब का क्या लॉजिक है, उनके पीछे क्या वैलिड आर्ग्यूमेंट है, अभी हम यहाँ से बैठकर ये सब सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोर्ट तय करेगा। बट आप इतना ज़रूर तय कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग के बारे में, कि इसकी ओरिजिनलिटी क्या होगी। और सिर्फ अभी तक मैंने जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ये आर्ग्यूमेंट सारे नहीं हैं। एक सीरीज़ में और बनाऊंगा, उसमें और ज़्यादा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बहुत सारी स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ पुरानी स्टडीज़ प्लस कुछ मॉडर्न स्टडीज़, इन सब को डिस्कस करेंगे, जिसमें इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि किस पक्ष का क्या कहना है और उनका जो कहना है वो किस हद तक सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट कर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।